नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लेखा शास्त्र के दूसरे पुस्तक के चौथे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय में हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण सीख रहे हैं। पिछले भाग में हमने वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ जाना कि विश्लेषण का अर्थ क्या है कि हमारे पास जो वित्तीय विवरण होते हैं, हम उनमें प्राप्त राशियों व सूचनाओं या तथ्यों को विश्लेषित करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनके प्रतिशत ज्ञात करते हैं, उनके संबंध ज्ञात करते हैं, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इस तरह की सभी सूचनाएं हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं ताकि हम या हमारे कंपनी से जुड़े हुए जितने भी उपयोगकर्ता हैं, जो हमारे वित्तीय खातों का उपयोग करते हैं, वो लोग, वो संस्थाएं अपने निर्णय ले सकें इन सूचनाओं के आधार पे, वो सूचनाएं जो विश्लेषण से निकल कर आती हैं। हमने विश्लेषण की तकनीकों की चर्चा भी की। हमने देखा कि दो प्रकार की तकनीकें होती हैं, एक तुलनात्मक और दूसरा समरूप। ये दो तकनीकें हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। आने वाले अध्याय में हम और भी तकनीकें सीखेंगे। हमने फिर तुलनात्मक तकनीक का, तुलनात्मक विश्लेषण का स्वरूप देखा और हमने एक उदाहरण के सहित लाभ व हानि विवरण अगर हमें दिया जाए तो उसकी तुलनात्मक विश्लेषण कैसे की जाए, इसके बारे में जाना। आज हम अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम उदाहरणों की सहायता से तुलन पत्र का तुलनात्मक विश्लेषण व फिर समरूप विश्लेषण करना सीखेंगे। इस अध्याय के इस भाग के अंत में आपको तुलनात्मक व समरूप विश्लेषण करना उन दो विवरणों का जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट और लाभ व हानि विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनका तुलनात्मक व समरूप विवरण करना अच्छे से आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तुलनात्मक विवरण तुलन पत्र का। हमारे सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में हमारी कंपनी का तुलन पत्र हमें दिया गया है। कंपनी का नाम है जे लिमिटेड। तो जे लिमिटेड की ये जो कंपनी है, इसके तुलन पत्र में हमारे पास जो मुख्य मदे हैं उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। अंशधारक निधि के अंदर आपके पास अंश पूंजी है, आरक्षित व अधिशेष यानी रिजर्व और सरप्लस है, गैर चालू देयताएं भी हैं जिनके अंदर दीर्घकालीन ऋण है, चालू देयताएं हैं जिनके अंदर व्यापारिक देय, जिन्हें हम ट्रेड पेबल कहते हैं, जिनके अंदर क्रेडिटर यानी हमारे जो सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको देने वाली राशि आती है। फिर इनका कुल योग 35 लाख रुपए 2017 में व उससे पिछले वर्ष 27 लाख रुपए के हमारे कुल देयताएं थी। इसी प्रकार संपत्तियों के अंदर गैर चालू संपत्तियां जिसके अंदर स्थायी, उसके अंदर मूर्त व अमूर्त, फिर चालू संपत्तियां जिनका योग इस वर्ष 35 लाख व पिछले वर्ष 27 लाख रुपए का था। तो यह एक बड़ा ही सामान्य व सरल तुलन पत्र हमने लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार आपको भी प्रश्नों में तुलन पत्र दिए जाएंगे। आपको इस तुलन पत्र को उपयोग करके इसकी तुलनात्मक विवरण या विश्लेषण को तैयार करना है। तो बच्चों, हमने तुलनात्मक विवरण या विश्लेषण का जो स्वरूप था वो पिछले भाग में ही देख लिया था। इसमें पहले कॉलम में हम विवरण देते हैं, फिर हम पिछले वर्ष की राशियों को पहले लिखते हैं। ध्यान देना है कि आपके प्रश्न में जब आपके पास तुलन पत्र आएगा तो सामान्यतः आपको 2017 यानी वर्तमान वर्ष पहले व पिछला वर्ष बाद में दिया जाएगा, लेकिन जब आप इसका तुलनात्मक विवरण बनाएंगे तो आपको पिछला वर्ष पहले लिखना है, जैसे कि यहां पर 2016 है, और 2017 यानी वर्तमान वर्ष बाद में लिखना है। फिर हम दो कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम पहले घटाकर इन दोनों राशियों को, जो 2 वर्ष की राशियां इनको घटाकर हम पहले अंतर प्राप्त करेंगे, फिर हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो बच्चों, हमने थोड़ा सरलता के लिए क्या किया है कि हमें जो राशियां यहां दी थी उनको हमने अपने हल में लाखों में व्यक्त किया है। जैसे कि हमारे पास 2017 में 20 लाख रुपए की अंश पूंजी थी, तो उसे हमने यहां पर केवल 20 लिखा है और हमने ऊपर उसे बता दिया कि वह लाखों में है राशि। तो बच्चों, अब सबसे पहले तो हमने प्रश्न से देखकर 2016 की सारी राशियां, 2017 की सारी राशियां यहां व यहां पर सारी हमने उतार लेनी है। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। पहले दो कॉलम आपको सिर्फ प्रश्न में देखकर हमने उतार दिए। इसके पश्चात हमारा काम शुरू होता है इन दो कॉलम से। पहले हम अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर ज्ञात करने के लिए बहुत सरल विधि है जो हमने पिछले भाग में भी देखी कि हमें
वर्तमान वर्ष की राशि में से गत यानी पिछले वर्ष की राशि को घटाना है। जैसे कि यदि आप 20 में से 15 को घटाएं तो आपको 5 प्राप्त होगा। आप यदि 3 में से 4 को घटाएं तो आपको -1 प्राप्त होगा, इसलिए हमने उसको यहां ब्रैकेट में लिखकर दिखाया है। इस प्रकार आप सभी राशियों को घटाएं। 9 में से 6 गया 3, फिर आपने 3 में से 2 को घटाया 1, फिर आपको योग को भी घटाना है, एक एक चीज को आपको घटाना है। 35 में से 27 घटाएं 8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक एक करके आप सभी राशियों को घटाकर इस कॉलम में, चौथे कॉलम में अंतर, जो कि या तो वृद्धि हो सकता है या कमी हो सकता है, उसे ज्ञात करेंगे। एक बार हमारे पास यह वृद्धि या कमी की राशियां आ गई, फिर हमें इन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करना है। वो भी ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछले भाग में देखा। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम इस परिवर्तन की राशि को पिछले वर्ष की राशि से विभाजित करके 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि यदि मैं 5 को 15 से विभाजित करूं और 100 से गुणा करूं तो मेरे पास 33.3% का प्रतिशत प्राप्त होगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया। तो इस प्रकार प्रत्येक परिवर्तन की राशि को हम उसके समक्ष पिछले वर्ष की जो राशि थी उससे विभाजित करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। हम इन सभी को इस प्रकार एक एक करके विभाजित करेंगे। हमें योग को भी यही करना है। 8 का जो ये परिवर्तन है 8 लाख रुपए का, इसे हमें 27 लाख से विभाजित करके फिर 100 से गुणा करना है। इसके बाद आपके पास सभी राशियों की प्रतिशत में परिवर्तन मात्रा भी आ जाएगी। तो इस प्रकार तुलन पत्र का तुलनात्मक परिवर्तन भी हमें शुद्ध रूप से यानी एब्सोल्यूट तरीके से और प्रतिशत के तरीके से बताता है कि तुलन पत्र की जो मदें थी, संपत्तियां हो चाहे दायित्व हो, उनमें क्या परिवर्तन आया। जैसे कि यदि हम इसका विश्लेषण करें तो बच्चों, अंश पूंजी पहले के मुकाबले 33% के करीब बढ़ गई है। यदि उसकी शुद्ध मात्रा को देखा जाए तो यह वृद्धि 5 लाख रुपए की है। वहीं हमारे पास जो रिजर्व होते हैं या जो हमारे पास ये अधिक्य होता है, यह पिछले साल के मुकाबले इस साल 25% या फिर 1 लाख रुपए घट गया है। इसी तरह यदि हम आगे चले, हम संपत्तियों के कुछ मदों को देखें तो हमारे पास जो मूर्त संपत्तियां यानी टेंजिबल एसेट्स थे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, जमीन, संपत्तियां या भूमि या मशीनें, इस तरह की जो चीजें हैं जिन्हें मूर्त संपत्तियों के नाम से जानते हैं, यह पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 33% बढ़ गए हैं, यानी 5 लाख रुपए बढ़ गए हैं। इसी प्रकार यदि हम रोकड़ को देखें, कैश को देखें, तो कैश 1 लाख रुपए यानी कि करीब करीब 50% पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ गया है। हमारा जो तुलन पत्र का योग है वह भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 लाख रुपए या फिर 29.63% बढ़ गया है। तो तुलनात्मक विवरण दो अलग अलग अवधियों को आपस में तुलना करता है और पिछली अवधि से इस अवधि में कितना परिवर्तन हुआ उसे प्रतिशत व शुद्ध रूप से दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने तुलन पत्र व लाभ व हानि खाते दोनों का तुलनात्मक विवरण करना सीखा। तो बच्चों, समरूप विश्लेषण जो होता है उसके अंदर हमने थोड़ी सी चर्चा पिछले भाग में भी की थी कि उस विश्लेषण में हम दो अवधियों को नहीं देखते, बल्कि हम एक ही अवधि के विभिन्न मदों की आपस में तुलना या विश्लेषण करते हैं। तो समरूप विश्लेषण का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इसके अंदर हम संगठक प्रतिशत विवरण निकालते हैं, इसलिए इसे संगठक प्रतिशत विवरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ समझिए कि हम जो भी खाता या विवरण ले रहे हैं, मान लीजिए हम तुलन पत्र को ले रहे हैं, तो तुलन पत्र के एक वर्ष में जो भी मदें हैं वो उसका संगठन या संगठक कहलाते हैं। यदि एक तुलन पत्र में हमारे पास संपत्तियां हैं, इसमें गैर चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियों में हमारे पास रोकड़ है, रहतियां हैं, तो ये सारी उसकी मदें जो हैं उसका संगठक कहलाते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि पूरे तुलन पत्र में विभिन्न संगठकों का क्या हिस्सा है या क्या प्रतिशत है, और फिर हम उसको ये तुलना कर सकते हैं बाद में कि अलग अलग वर्षों के दौरान क्या किसी विशेष मद के पूरे तुलन पत्र के संगठन में कोई
जो हिस्सा था उसमें कोई वृद्धि हुई या कोई कमी आई। तो पहले हमारा जो ध्यान होता है इसके अंदर वह होता है कि एक वर्ष में हमारे विवरण के जो अंदर घटक हैं उन घटकों का एक हिस्सा ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना। इसलिए हम इसे संगठक प्रतिशत विवरण के नाम से भी जानते हैं। एक कंपनी के वित्तीय परिणामों व वित्तीय स्थिति की प्रवृत्ति व बदलाव जानने का यह साधन व उपकरण है। यहां हम विवरण में दिए गए प्रत्येक मद को कुल राशि के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। उदाहरण के लिए यदि हम तुलन पत्र ले रहे हैं तो हम परिसंपत्तियों के अंदर हर एक परिसंपत्ति को कुल परिसंपत्ति से विभाजित करके प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार जब हम लाभ व हानि विवरण लेते हैं तो हम उसके हर एक मद को आय से, जो हमारी प्रचालन आय होती है, प्रचालन आय के प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। बच्चों, ये सूचना जो मैं आपको दे रहा हूं इसको हम उदाहरण से देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप इतना समझ लें कि समरूप विश्लेषण में आप अवधियों की तुलना नहीं करते जैसा कि आपने तुलनात्मक में किया। इसके अंदर आप एक ही वर्ष के मदों को एक दूसरे से तुलना करते हैं। उसके लिए हम एक चीज को आधार मान लेते हैं। जैसे तुलन पत्र में करते वक्त हम जो योग होता है संपत्तियों या दायित्वों का उसको आधार मान लेते हैं। लाभ व हानि विवरण में करते वक्त हम प्रचालन आय को वो आधार मान लेते हैं। फिर हम उससे हर एक मद को एक ही वर्ष के अंदर प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। आइए इसे उदाहरण की सहायता से स्पष्ट व सरल तरीके से समझते हैं। पहले हम इस तरह के विश्लेषण का स्वरूप देखते हैं। जब आप ऐसा विश्लेषण तैयार करेंगे तो बच्चों पहले 3 कॉलम तो आपको प्रश्न से ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि तुलनात्मक में भी था। एक में विवरण, एक में पहले वर्ष की राशि, एक में दूसरे वर्ष की राशि। लेकिन अगले जो 2 कॉलम हैं वो तुलनात्मक से यहां अलग हो जाएंगे। यहां आप अंतर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम वर्षों या अवधियों को तुलना नहीं कर रहे हैं। हम पहला प्रतिशत निकालेंगे जो कि पहले वर्ष का होगा, फिर हम दूसरा प्रतिशत निकालेंगे जो कि दूसरे वर्ष का होगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास नीचे कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिसमें 31 मार्च 2016 और 2017 के लिए लाभ व हानि विवरण हमें दिया गया है। हमें उसका एक समरूप विश्लेषण विवरण तैयार करना है। तो एक बार हम मदों को देख लेते हैं। हमारे पास एक तरफ प्रचालन आय है, फिर अन्य आय है, फिर हमारे पास कर्मचारी हित व्यय है, वह अन्य व्यय है, वह हमारे पास आयकर के प्रतिशत यहां पर दिए गए हैं। अब इसको पहले तो हम लाभ व हानि विवरण के एक जो उचित स्वरूप होता है उस प्रॉपर फॉर्मेट में डालेंगे, फिर हम इनका प्रतिशत या समरूप विश्लेषण करेंगे। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने पहले कॉलम में सारे विवरणों को लिखा। हमने फिर पिछले वर्ष यानी जो 2015-16 हमारा पुराना वर्ष है उसकी राशियों को लिया और फिर वर्तमान वर्ष जैसे कि 2016-17 है उसकी राशियों को लिया। प्रश्न में हमें लाभ व हानि विवरण अपने मूल स्वरूप में नहीं दिया होता, जैसा कि यहां भी नहीं दिया था। हमने उसको उसके मूल स्वरूप में बदला। हमने पहले प्रचालन आय लिखा, फिर अन्य आय लिखा, फिर हमने उनको योग करके कुल आय ज्ञात किया दोनों वर्षों के लिए। आप पहले एक वर्ष का चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुल आय निकाल ली, तो अब आप व्यय पर चले। व्यय 2 प्रकार के दिए थे आपको, कर्मचारी हित व्यय व अन्य व्यय। दोनों व्ययों को आपने जोड़ा, आपके पास आ जाएगी कुल व्यय। फिर आपने कुल आय में से व्ययों को घटाया तो आपको मिल गई लाभ की राशि। यह लाभ कर से पूर्व लाभ है, अभी आपने कर को नहीं घटाया तो आप इसे कर से पूर्व लाभ लिखेंगे। इसके बाद आप कर के प्रतिशत के अनुसार कर की राशि ज्ञात करेंगे। पहले तो 2015-16 में यदि आप देखें तो 30% कर की दर थी। तो 2015-16 में हमारा जो लाभ आया आय और व्यय को घटाकर यह था 18 लाख रुपए। इसका 30% आप करें, 18 को आप 30/100 से गुणा करें 18 लाख को, तो आपको क्या मिलेगा? 5,40,000 रुपए। यह आपकी कर की राशि है। पहले के लाभ में से कर को माइनस करा, घटाया तो आपको मिल गया कर के पश्चात का लाभ। इसी प्रकार 2016-17 में भी कर के पहले का लाभ व उसका 20% घटाना है बच्चों, क्योंकि प्रश्न में 2016-17 में आपको 20% की कर की दर
दी गई थी। तो 17 लाख के लाभ पर 20% यानी 3,40,000 रुपए का आपने कर घटाया तो आपको शुद्ध लाभ मिल गया 13,60,000 रुपए का। तो यह स्वरूप आपने तैयार कर लिया। अभी आपने विश्लेषण नहीं किया, अभी आपने वित्तीय विवरण ही तैयार किया है। अब आपको विश्लेषण करना है। तो समरूप विश्लेषण में ध्यान दीजिए, आपको इनको आपस में तुलना नहीं करनी। आपको सिर्फ एक बार में एक वर्ष की राशियों को देखना है। मान लीजिए हम 2015-16 का समरूप विवरण या विश्लेषण करना चाहते हैं, तो लाभ व हानि विवरण के अंदर आप जो ये प्रचालन आय है इसको आधार मान लें। 2015-16 में प्रचालन आय 25 लाख की है, 25 लाख को आपने आधार मान लिया। अब इसी वर्ष की सभी राशियों को आप इस आधार से विभाजित करें और प्रतिशत में बदलें। आपको प्रचालन आय को भी करना है, एक एक राशि को करना है। तो जब प्रचालन आय को खुद से ही विभाजित करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपको 100% ही प्राप्त होगा, यह ध्यान रखना है। यानी पहला प्रतिशत हमेशा 100 आएगा इसके अंदर। इसके पश्चात प्रत्येक राशि को, जैसे कि अगली राशि है 3,25,000 रुपए की, इसको आपने 25 लाख से विभाजित किया और 100 से गुणा किया तो आपके पास आ गया 13%। फिर 28,25,000 को आपने इससे विभाजित किया और 100 से गुणा किया। इसको भी एक एक राशि को आपको 25 लाख रुपए से विभाजित करके 25 लाख के प्रतिशत के रूप में दिखाना है। एक बार 2015-16 हो जाए, फिर इसके बाद आप 2016-17 पर चलेंगे। 2016-17 में आपकी प्रचालन आय की राशि है 20 लाख। तो आप हर एक राशि को किससे विभाजित करेंगे? 20 लाख से, और 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार जब हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें यह पता लगता है कि इस विवरण का जो घटक थे इसके अंदर, उनका विवरण में क्या हिस्सा था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2015-16 में अन्य आय प्रचालन आय का 13% थे, अन्य व्यय प्रचालन आय का 8% थे, कर्मचारियों पर किया गया व्यय, देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कि कर्मचारियों पर किया गया व्यय 33%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी अपनी प्रचालन आय अर्थात बिक्री, जो आपका व्यवसाय है उसमें जो आप बिक्री करते हैं या जो भी आपका मूल सोर्स या स्रोत है आय का, उससे जो आपको आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसका 33% यह कंपनी कर्मचारियों पर खर्च करती है। यानी अपनी आय का 1/3, एक तिहाई हिस्सा वो कर्मचारियों पर खर्च करती है। तो इस प्रकार यह हमें बताता है कि प्रत्येक मद आय का कितना हिस्सा है। सेम उसी तरह से 2016-17 में भी हमें यह प्राप्त होता है। तो अब हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं। बाद में हम यह देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कंपनी 2015-16 में अपनी प्रचालन आय का 33% कर्मचारियों पर खर्च कर रही थी, जबकि 2016-17 में वो अपनी प्रचालन आय का केवल 22.5% ही कर्मचारियों पर खर्च कर रही है। तो फिर इसको और विश्लेषण किया जाता है कि फिर यदि ये खर्च कम हुआ तो क्या कोई और खर्च बढ़ा, क्या कंपनी की आय बढ़ी या घटी, किस चीज का हिस्सा बढ़ा या किसका कम हुआ, यह हमें सहायता मिलती है इस प्रकार समरूप विश्लेषण करने से। इसके पश्चात बच्चों अब हम इसी प्रकार तुलन पत्र का भी एक समरूप विश्लेषण करेंगे। हमारे पास प्रश्न में XRI लिमिटेड नाम की कंपनी का तुलन पत्र दिया गया है, जिसमें अंश पूंजी है, रिजर्व और सरप्लस यानी आरक्षित व अधिशेष है, हमारे पास दीर्घकालीन ऋण है, व्यापारिक देय है, संपत्तियों में मूर्त संपत्तियों के अंदर मशीनरी है, अमूर्त संपत्तियों के अंदर ख्याति यानी कि गुडविल है, गैर चालू निवेश भी है, चालू संपत्तियों में रहतियां हैं। इस प्रकार हमारा पिछले वर्ष यानी 2016 में जो तुलन पत्र का योग है वो 41,50,000 रुपए का है। 2017 में यह घटकर 32,50,000 का हो गया। हमें इसका समरूप विश्लेषण करना है, तो हम इसे अपने फॉर्मेट में या स्वरूप में डालेंगे, जहां पहले तो हम प्रश्न में दी गई राशियों को लिख लेंगे। तुलन पत्र में थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, क्योंकि इसमें हमें सामान्यतः लाभ व हानि की तरह विवरण का स्वरूप खुद नहीं बनाना पड़ता। सामान्यतः हमें प्रश्न में ही पूरा तुलन पत्र बनाकर दिया गया था, हम उसे ही ले लेंगे।
इसके पश्चात हम अपने 2 कॉलम यहां पर बनाएंगे। हमारा जो पहला जो कॉलम हम खुद बनाएंगे वो 2016 के प्रतिशतों का कॉलम होगा। तो बच्चों, तुलन पत्र बनाते वक्त, उसका समरूप विश्लेषण करते वक्त हम अपना आधार किसे मानते हैं जिससे कि प्रतिशत निकाला जाए? हम अपना आधार मानते हैं जो हमारी यह योग की राशि होती है। जैसे 2016 में तुलन पत्र का योग था 41,50,000 रुपए। तो जब आप 2016 का प्रतिशत निकालेंगे तो आप हर एक राशि को किससे विभाजित करेंगे? 41,50,000 रुपए से। चाहे वो देयताओं की राशि हो या चाहे वो संपत्तियों की राशि हो, हर एक राशि को 2016 में आप 41,50,000 रुपए से विभाजित करेंगे। इसी प्रकार 2017 में हमारे तुलन पत्र का यानी बैलेंस शीट का योग है 32,50,000, तो हम उससे हर एक राशि को विभाजित करेंगे और उस प्रकार हम अपना प्रतिशत प्राप्त करेंगे। कुछ उदाहरण हम यहां देख लेते हैं, जैसे कि यदि हम 15 लाख को 41,50,000 रुपए से विभाजित करके प्रतिशत में बदलें तो हमें 36.14% प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम रिजर्व को बदलें तो 12.05% प्राप्त होता है। अब देखिए, क्योंकि हम योग से विभाजित कर रहे हैं, तो योग की राशि को खुद से भी विभाजित करना है, तो जब उसे खुद से ही विभाजित करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? 100%। योग के सामने आपके पास क्या आ जाएगा? 100%। तो बाकी अन्य राशियों को आप प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। 2016 को उसके योग से विभाजित करेंगे हर एक राशि को, 2017 में हर एक राशि को उसके योग से विभाजित करेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम विश्लेषण कर सकते हैं बच्चों। हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो अंश पूंजी है उसका तुलन पत्र में हिस्सा लगभग समान रहा। 2016 में करीब 36.14% था, थोड़ा सा बढ़कर 2017 में वह 36.93% हो गया। हालांकि आप देखें तो अंश पूंजी की राशि घटी है। हमारे पास जो शेयर कैपिटल था, अंश पूंजी थी, पहले 15 लाख की थी, अब वो 12 लाख की है। राशि घटने के बावजूद तुलन पत्र में जो उसका वजन था, जो उसकी महत्व थी या उसका जो भार था, वह बढ़ गया है, क्योंकि 2017 में बैलेंस शीट का योग ही काफी घट गया। पहले वो 41,50,000 था पिछले वर्ष, इस वर्ष 32,50,000 है। ऐसे में जब हमने अंश पूंजी को उसके प्रतिशत में निकाला तो वह राशि घटने के बावजूद पिछले वर्ष से ज्यादा प्रतिशत आई। तो यह एक फायदा है प्रतिशत में तुलना करने का। राशियों को देखकर, यदि आप योग को ना देखें, केवल राशि को देखें, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं भाई अंश पूंजी घट गई है, जो कि सही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से वह घटी नहीं है। तुलन पत्र यानी कंपनी का जो बैलेंस है, कंपनी का जो वित्तीय स्थिति है, उसमें अंश पूंजी का हिस्सा तो उल्टा कुछ हद तक बढ़ ही गया है। एक और विश्लेषण यदि हम करें, मान लीजिए हम मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी भी आप देखिए कितनी घट गई है, पहले 14 लाख की थी, अब 8 लाख की। या तो उस पर मूल्यह्रास लगा होगा काफी, या उसको हमने उसमें से कुछ बेचा होगा, कुछ मशीन नष्ट हो गई होगी, जिस कारण हमारी मशीनरी काफी घट गई है। अब मशीनरी का यदि हम अपने तुलन पत्र में हिस्सा देखें तो 2016 में कुल जो योग था उसमें मशीनरी का जो हिस्सा था वह करीब 33 से 34% के बीच था, जो कि घटा है। और क्योंकि वह काफी घट गया तो इस वर्ष भी प्रतिशत में हम देखें तो मशीनरी हमें घटी हुई दिखती है पहले के मुकाबले। मशीनरी का हमारे तुलन पत्र के कुल योग में अब हिस्सा क्या रह गया है? 24.62%। यदि मशीनरी का हिस्सा घटा है संपत्तियों के योग में से, तो किसी का तो बढ़ा होगा, है ना? तो आप देखें तो आपको दिखेगा कि गैर चालू निवेश का हिस्सा बढ़ गया है। पहले वह 24% था, अब करीब 30% है। इसी प्रकार रहतियों का हिस्सा भी तुलन पत्र में बढ़ गया है। तो बच्चों, इस प्रकार ये जो समरूप विश्लेषण है वो हमें बहुत सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। आपका ध्यान हालांकि इस कक्षा में विश्लेषण को बनाने, इस विवरण को बनाने पर ज्यादा होना चाहिए। अभी आप बहुत ज्यादा इसके अंदर के संबंधों पर ना जाएं तो बेहतर है, वो आप धीरे धीरे आगे चलकर सीखेंगे। इस अध्याय में हमने तुलनात्मक व समरूप विवरण बनाने सीखे।
अगले अध्यायों में हम 2 और तरह के विश्लेषण की तकनीकों को सीखेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस अध्याय में आपको सिखाई गई बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज के इस भाग और इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।